एक बार फिर से स्वागत है नरलावती एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट के इस सीरीज में आज हम लोग फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का रहने वाला है। जल्दी जल्दी इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जल्दी PYQ करेंगे। ग्लोबल मतलब होता है पूरी पृथ्वी, यानी ग्लोब। वार्मिंग मतलब होता है धीरे धीरे हीट होना, यानी गर्म होना। तो इन दोनों का मतलब है, मतलब पृथ्वी का धीरे धीरे औसतन से तापमान में वृद्धि होना, जिसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी का औसतन तापमान, एवरेज टेम्परेचर में लगातार वृद्धि, यानी जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसेस यानी जो हार्मफुल गैस होती है उनकी अधिकता से हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना डेवलप हो रहा है, माने जो हमारे पृथ्वी की तापमान ग्रेजुअली बढ़ रहा है, वो हार्मफुल गैस यानी ग्रीन हाउस गैस से ही बढ़ रहा है। अब समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये तो समझ लिए कि ग्लोबल वार्मिंग होने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्युमुलेट इन द एटमॉस्फेयर अपर लेयर। जब एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सारी गैसों का एक्युमुलेशन होने लगता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग इंफ्रारेड। अब ये हार्मफुल गैस क्या करती हैं कि जब सूर्य से जो रेडिएशन हमारे पृथ्वी तक आती है, उनको ये सारी गैसेस CO2, CH4, H2O, N2O, ये जितनी हार्मफुल गैसें होती हैं, इन इंफ्रारेड रेज को ट्रैप कर लेती है, अपने आप अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। अब इन हीट को ट्रैप करने से क्या होता है कि पृथ्वी का जो सरफेस है, अपर सरफेस है, वो हीट होने लगता है। मतलब एक रेडिएशन, पृथ्वी खुद एक रेडिएशन की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे पृथ्वी की तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही फिनोमिना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड इज अ सीरियस इन्वायरमेंट इश्यू, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सीरियस इश्यू है। अब समझ लेते हैं मेन ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो कार्बन है। मतलब कार्बन से बने गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये अप्रॉक्स 70 to 80% ये हमारे सराउंडिंग में इसके फैलने से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड है मीथेन, ये लगभग 10 से 15% के आसपास है, 10 से 15%। फिर आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 5 से 6% इसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब आता है CFCs गैस, ये लगभग बहुत कम, 3% से भी ये कम होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग, एरोसॉल से जनरेट होती है। फिर आता है वाटर वेपर, ये हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहता है। ये आपको तब अच्छे से दिखाई देगा जब विंटर का सीजन रहता है और वो फॉग के रूप में सुबह सुबह जमा होने लगता है, जो वाटर वेपर ही होता है। ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसको समझ लेते हैं। फोसियल फ्यूल बर्निंग, जब हम कोयले को जलाते हैं या फिर पेट्रोलियम, डीजल, जो भी फ्यूल के रूप में है, चाहे वो लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, कोई वेस्ट हुआ, जब उनको हम जलाते हैं तो भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। डिफॉरेस्टेशन, अब वनों की कटाई करने से भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। डिफॉरेस्टेशन करने से जो वाटर साइकिल है पृथ्वी का, वो अफेक्ट होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया जाता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लगेंगे। अब उद्योग धंधे चलने के लिए उनके पास कोयला हार्मफुल गैस वो एमिट करेगी सराउंडिंग में, जिससे फर्दर ये गैस बाहर निकलने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अर्बनाइजेशन से भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। एग्रीकल्चर, जिसमें पैडी फील्ड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इनसे भी मैक्सिमम जो धान की खेती होती है, जो दलदल इलाका होता है, उनसे सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है, CH4। इनके एमिट होने से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी, जब पृथ्वी पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जितना आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से संसाधन की ज़रूरत बढ़ेगी, संसाधन की ज़रूरत बढ़ेगी उस हिसाब से वेस्ट बढ़ेंगे, और जब वेस्ट बढ़ेंगे तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगे हमारे पृथ्वी पे। लैंडफिल, मतलब जो हम
वेस्ट को लैंड फिल कर देते हैं, जो वेस्ट रहता है उनको मिट्टी में डाल देते हैं, तो मिट्टी में वो सड़ने लगता है। सड़ के भी सड़ने के बाद उनमें से हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है। स्पेशली जब कोई भी प्रोडक्ट सड़ता है या ऑक्सीडाइज होता है या डिकम्पोज होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा CH4 और CO2 गैस एमिट होती है सबसे ज़्यादा। इसको ध्यान रखना। इफेक्ट अब समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग का हमारे सराउंडिंग में या फिर पृथ्वी पे इसका क्या इफेक्ट है, ये क्या प्रभाव अपना दिखा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसतन तापमान वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालय के जो बर्फीले हिमालय हैं, वो लगातार मेल्ट हो रहे हैं, ठीक। स्पेशली पोलर आइस हो गया या फिर हमारा जो हिमालयन रीजन हो गया, वो मेल्ट हो रहा है, जिससे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। इनके मेल्ट होने से समुद्र का जो लेवल है, समुद्र में पानी ड्रॉप हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट। अब इसके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि हीट वेव चलती है, मतलब एक लू जैसा चलता है, तो ये इन्हीं के कारण होता है। साइक्लोन आता है समंदर में, फ्लड आता है, सूखा पड़ता है। ये सारा प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज से जुड़े A to Z प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कहीं ऐसा इलाका, ऐसा एंडेमिक रीजन जहाँ ग्रुप ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, वो खतरे में पड़ जाती है। उनके लिए एग्जिस्टेंस यानी उनको सर्वाइव करना मुश्किल पड़ने लगता है। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, इसका फर्दर एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा पैदावार नहीं होगा, पैदावार होगा भी तो बर्बाद हो जाएगा बाढ़ से, सुखाड़ से। स्प्रेड ऑफ डिजीज, इससे मलेरिया, डेंगू या तरीके के रेयर बीमारियां भी फैलती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो देख लिए कि इसका प्रभाव क्या है, ये किससे कॉज होता है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से कंट्रोल मेजर है जिनको हम अपना करके इस ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है कि फॉसिल फ्यूल को आप कम करो। फॉसिल फ्यूल को रिन्यूएबल एनर्जी में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल आपको कम करना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन पे निर्भरता, इंडिपेंडेंसी आपको कम करना पड़ेगा। सेकंड है कि इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इन सारे पावर प्लांट्स को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इस पे निर्भरता लाना पड़ेगा, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा। दूसरा है कि अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, या तो आप जंगल क्रिएट करिए, ठीक, या फिर जो जंगल नष्ट हो गया है उसको दोबारा डेवलप कराइए। थर्ड है एनर्जी एफिशिएंसी। अब कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाइए, ऐसा इक्विपमेंट यूज करिए जो एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता हो, मैक्सिमाइज करता हो। वो LED हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, ये एनर्जी को अच्छे से मैनेज भी करते हैं और इनसे लगभग बहुत हद तक पॉल्यूशन कम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट में 3R को हर इंडिविजुअल लेवल पे इनको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो PSUs हो। ये 3R को हर लेवल पे फॉलो करना चाहिए। वेस्ट को रिड्यूस करो, हो सके तो उसको रीयूज करो, अगर वो रीयूज भी ना हो पाए तो उससे नया प्रोडक्ट बनाओ। ये हम लोग को भी करना है। एंड नेक्स्ट है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। ऐसे फसल जिनको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, उन पे आप शिफ्ट हो, उनको अपने दैनिक जीवन में लागू करो, उनको उस तरीके के फसल उगाओ जो आपके पर्यावरण के अनुकूल हो, क्लाइमेट के अनुकूल हो। एंड लास्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देशों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। हर देश एक दूसरे देश को मदद करते हुए आगे बढ़े हर तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो या फिर मोरल सॉल्यूशन हो या फिर वो इकोनॉमिकली सॉल्यूशन हो। हर देश को एक दूसरे देश को ऊपर लेकर चलना है, मतलब हर डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेकर चलना है, ताकि वो इस ग्लोबल वार्मिंग के रेस में पीछा न रह जाए। हम सबको इस ग्लोबल वार्मिंग को हराना है, टैकल करना है। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट समिट्स, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, मतलब एग्रीमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए गए हैं, जिसको सभी मेंबर कंट्री को फॉलो करना होता है। एक है UNFCCC रियो समिट में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो UNFCCC ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था
यूएनएफसीसी जो इंटरनेशनल ट्रीटी था जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यानी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए सभी मेंबर कंट्री को एक मंच पे बैठ के इसको हराना था, इसको टैकल करना था, इसके लिए मीटिंग करना था। उसी मीटिंग को कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसको 1992 में इस यूएनएफसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये ट्रीटी साइन किया गया 1992 में, जो क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क पे आधारित था। साइन मतलब इस यूएनएफसीसी को साइन तो 1992 में किया गया, जो रियो समिट में किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो पाया 1994 में। उसके नेक्स्ट सेशन में वो आप समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को कोप 3 भी कहते हैं। ये कोप का थर्ड मीटिंग था, 2 कोप का मीटिंग हो चुका था। यूएनएफसीसी का तीसरा मीटिंग को ही कोप थर्ड बोलते हैं, कोप थर्ड बोलते हैं। जो क्योटो में हुआ था, जापान का क्योटो शहर में हुआ था, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये 1997 में हुआ था, इसको याद रखना। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज 1990 के लेवल से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को औसतन 5.2% से कम करने पर सहमति जताए थे। याद रखना, ये क्योटो प्रोटोकॉल में सभी मेंबर कंट्री को या डेवलप्ड कंट्रीज को 1990 के लेवल से, जो 1990 में जो डेडलाइन रखा गया था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसके अकॉर्डिंग सभी मेंबर कंट्री को 5.2% से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रिड्यूस करना था। ठीक, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस लीगली। फिर आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको कोप 21 भी बोलते हैं। ये कोप 21वीं कोप थी, मतलब यूएनएफसीसी का ये 21वीं बैठक थी जो पेरिस में ऑर्गेनाइज की गई। ठीक, कोप 21 मतलब क्लाइमेट चेंज पे ये तीसरी 21वीं बैठक थी, जिनको पेरिस में ऑर्गेनाइज किया। लिमिट वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड परफेक्टली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस कोप 21 में यानी इस यूएनएफसीसी के 21वीं बैठक में सभी देश के लिए टारगेट सेट किया गया था। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को सबको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, आइडियली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। कोप बताएं, कोप क्या था? ये क्लाइमेट चेंज या कार्बन एमिशन जो यूएनएफसीसी जो इंटरनेशनल ट्रीटी था, उसका जो मीटिंग हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी को बोलते हैं कोप समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हर साल आयोजित की जाती है। अब इस क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो एग्रीमेंट्स है, समिट्स है, उसमें इंडिया का क्या एफर्ट है? तो इंडिया ने अपने कंट्री के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लान के अकॉर्डिंग सोलर मिशन को बढ़ावा देना, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ाना, फॉसिल फ्यूल इंडिपेंडेंसी को कम करना, एनर्जी, दूसरा है एनर्जी इफिशिएंसी मिशन, मतलब कम एनर्जी से ज़्यादा काम करना, लाइक LED एफिशिएंट मशीन का यूज करना। थर्ड है सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, लाइक पॉल्यूशन कम करना, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इस तरीके के इसमें पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। चौथा पॉइंट्स है वाटर मिशन, यानी पानी का बचत करना, पानी को सेव करना, प्रॉपर पानी का मैनेज करना। पांचवा है ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें फॉरेस्ट को कवर करना, फॉरेस्ट की साइज को बढ़ाना, ट्री का प्लांटेशन करना। छठी पॉइंट है हिमालय इकोसिस्टम मिशन, माने हिमालय के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। सातवां पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, मतलब क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग को बढ़ावा देना, कम पानी और बदलते मौसम के अनुसार खेती करना। आठवां एंड लास्ट है स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन, मतलब रिसर्च नॉलेज को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज पर अवेयरनेस को, सोलर को हर लेवल पे लागू करने का इसमें बताया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, मतलब एनर्जी को कम एनर्जी से ज़्यादा काम कैसे किया जा सकता है, इस बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। ये हर लेवल पे इसको, या कॉर्पोरेट सेक्टर पे या फिर हर इंडिविजुअल लेवल पे इस मिशन को अवेयर कराया जाता है। ग्रीन इंडिया मिशन मतलब इंडिया को ग्रीनरी बढ़ाना, यानी ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इस तरीके के मिशन को अपना करके हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। सेकंड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में समझते हैं।
इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। इसको इस्टेब्लिश 2015 में किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, ठीक, हरियाणा। नेट जीरो टारगेट बाई 2070, इंडिया कमिटमेंट एंड COP26 ग्लासगो। जो क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का जो 21वीं बैठक थी, उस बैठक को ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें इंडिया ने अपने कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए अपने एंड से कमिटमेंट रखा 2070 का, यानी 2070 तक हम कार्बन एमिशन में जीरो कर लेंगे अपने आप को। अब ग्लोबल वार्मिंग का सार क्या निकलता है? ग्लोबल वार्मिंग मानवता, पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ह्यूमैनिटी एंड अर्थ के लिए दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल्स नीड, इंडिविजुअल्स एफर्ट, दोनों जरूरी है। हर देश को इसको साथ मिल के करना है, इस क्लाइमेट चेंज को हराना है, और प्लस में हर इंडिविजुअल लेवल पे भी इस ग्लोबल वार्मिंग को हराना है। अब फटाफट ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े जितने भी PYQ बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू, देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन का है। कार्बन एमिशन के मैक्सिमम कंसंट्रेशन सराउंडिंग में बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म हो रहा है। द ऑप्शन विल बी डी, याद कर लेना। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट वो इस कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा दे रहा है। तो इसमें इसका 50% से अबव, मोर देन 50%, ठीक, मोर देन 50% इसका कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना है। देखना, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 80%, 70 से 80% इसका कंसंट्रेशन है ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेज में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है मीथेन CH4, थर्ड नंबर पे आता है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड फोर्थ नंबर पे आता है CFCs, PFCs, FC6, NF36। अगर इसको ऑर्डर में सदा करोगे तो पहले नंबर पे CO2 आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा CH4, थर्ड नंबर पे आएगा N2O, एंड लास्ट नंबर पे आएगा CFCs। इस ऑर्डर को याद रखना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लैंडस्लाइड एंड सॉइल एरोजन आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन बिफोर, पहले से ज़्यादा लैंडस्लाइड और सॉइल एरोजन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम वनों की कटाई कर रहे हैं। वन क्या करते हैं? सभी मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जिनसे सॉइल एरोजन और लैंडस्लाइड नहीं होती थी। अब हम उस फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? सॉइल एरोजन एंड लैंडस्लाइड्स, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये सारे लगभग सेम, कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, यस ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये नेसेसरली अर्थ के लिए नेसेसरली गैस है। द ऑप्शन विल बी बी। ऑक्साइड, इसको ध्यान रखना, ऑक्साइड मतलब कोई भी फ्यूल हार्मफुल गैस जब जल जाता है, जब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड बना लेता है। अब जब ऑक्साइड है तो उसके अंदर किसी भी रेडिएशन को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मली ग्रीन हाउस गैस। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है आज के समय में? क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का इन एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में एक्यूमुलेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म हो रहा है। द ऑप्शन विल बी ये देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, N2O हो गया, H2O हो गया, CFCs हो गया। इन सारे गैस का पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में लेयर बन जाने से जो सूर्य का लाइट आता है, रेडिएशन के फॉर्म में आता है, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं। ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, जिनसे पृथ्वी के लेयर का तापमान बढ़ने लगता है, ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पृथ्वी खुद एक
रेडिएशन के भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी एक वार्म हो रही है, यानी गर्म हो रही है। A layer of gas prevents solar radiation to go back into space because and cause global warming. Which gas it is? एक गैस का लेयर होता है जो सोलर रेडिएशन को स्पेस में भेज देता है एंड ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। वो गैस कौन सा है? देखो, वो गैस अभी बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में के अपर लेयर में एक्यूमुलेट हो करके और बहुत सारे जो रेडिएशन आते हैं उनको अपने अंदर होल्ड करके वापस भेज देते हैं, जिनसे उन पृथ्वी की तापमान बढ़ने लगती है। द ऑप्शन विल बी बी। यही गैसेस जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यही ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करते हैं, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अफॉरेस्टेशन इन डिजर्ट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, देखो डिजर्ट में वृक्षों को लगाना, वृक्षारोपण करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है, यानी न के बराबर वर्षा होती है। इस वजह से आप कोई भी प्लांटेशन नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है, लेकिन सबसे पहला योगदान बारिश के पानी का है। पानी कहीं जाएगा ही नहीं तो वृक्ष तुम लगा ही नहीं पाओगे। द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस विच आर, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस से कॉज होता है। वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर होना चाहिए जी, तीनों नंबर पे ये है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब मीथेन आता है, तो मीथेन चारों में दिख रहा है। फिर आता है CFCS, द ऑप्शन विल बी डी लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFCS, द ऑप्शन विल बी डी। देख लो, पहला नंबर पे CO2 है, CO2, उसके बाद मीथेन CH4, उसके बाद CFCS, मतलब उसके बाद तो होता है N2O फिर CFCS, तो यही कम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पृथ्वी का जो तापमान है वो एवरेज के हिसाब से बढ़ रहा है। वो कितने रेट से वो तापमान बढ़ रहा है? तो उस रेट का नाम है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर इंक्रीज हो रही है। व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूटिंग इन ग्लोबल वार्मिंग? वो कौन कौन से मेजर ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रहा है? तो किसके कारण बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये राइट ऑप्शन है। अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, इससे पहले ही बताया है कि वाटर वेपर भी इसमें ऐड होता है। वाटर वेपर क्यों रहता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है, ये फॉग के फॉर्म में रहता है। फॉग के फॉर्म में ये पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, इससे पॉल्यूशन होता है। यहीं स्मॉग के साथ रिएक्शन करके स्मॉग के साथ रिएक्शन करके स्मॉग बनाता है। तो फॉग को भी, यानी वाटर ड्रॉपलेट को भी ग्रीन हाउस गैस में कंसीडर किया जाता है। द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। सबसे राइट आंसर सी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट लीड टू, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ द सी लेवल, सी लेवल भी, सी का जो लेवल है वो अपने नॉर्मल लेवल से राइज हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ओजोन होल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ओजोन होल का बढ़ना मेनली कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CFCS, इन सारे गैसों की वजह से ओजोन का होल हो रहा है, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डायरेक्ट ओजोन होल नहीं हो रहा है। द ग्लासेस ऑफ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस आर, देखिए कृत्रिम ग्रीन हाउस का शीशा होता है ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपैक टू आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ये ऐसे ग्लासेस होते हैं
जिसमें आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस को क्रिएट कर सकते हो, उसमें ऐसे ग्लासेस होते हैं जो सोलर रेडिएशन को तो इनकम करने देते हैं, आने देते हैं, लेकिन इनसे होकर के बाहर रेडिएशन नहीं जा पाता है। द ऑप्शन विल बी ए। ये रहा, इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। सूरज का प्रकाश तो इंटर कर सकता है, ये ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब बिल्कुल पारदर्शी होती है, इनके अंदर सूरज का प्रकाश इंटर कर जाएगा, लेकिन इसके अंदर से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय CO2 एंड CH4, तो याद रखना। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब किसी हार्मफुल गैसेस की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगे, तो इस पूरे प्रभाव को, पृथ्वी के तापमान के बढ़ने के इस पूरे प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, याद रखना। वाचर इफेक्ट क्या है? यह जीव विज्ञान से संबंधित है, जो बताता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कैसे धीमी हो जाती है। ठीक, इस बारे में ये फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। इन ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का, थोड़ा थोड़ा ये भी है, डिफॉरेस्टेशन का, इनका भी कुछ कुछ है, इंडस्ट्रीज का, इनका भी कुछ है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन कार्बन का है, कार्बन का उत्सर्जन से है। ठीक, वो CO2 हो गया, CO हो गया। CO2 सबसे ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्स 70 से 80%। तो इन्हीं कार्बन के ऑक्साइड के एमिट होने से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। सो थैंक यू। ग्लोबल वार्मिंग का आज का ये टॉपिक थ्योरी प्लस PYQ हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड रेन को डिस्कशन करने वाले हैं।